नमस्कार सभी को, आप सभी का ढेर सारा स्वागत है आपके अपने चैनल पीसी फार्मा में। हम लोग जो है फार्मेसी पढ़ रहे थे। फार्मेसी तो पढ़ ही रहे हैं, फार्मेसी फार्मेसी फार्मेसी, लेकिन उसमें अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं ना भैया। तो हम लोग पढ़ रहे थे फार्मेसी प्रैक्टिस, जिसमें हमने हॉस्पिटल एंड डिसऑर्गेनाइजेशन, हॉस्पिटल फार्मेसी, एडवर्स ड्रग रिएक्शंस कम और इसी में ड्रग इंटरेक्शंस, ये सब कवर कर चुके हैं और इसका प्लेलिस्ट भी बना के हमारे चैनल पे अपलोडेड है, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं। इसी में लास्ट चैप्टर जो बचा हुआ है कम्युनिटी फार्मेसी, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इसे कवर करते हैं पूरे टॉपिक्स को, है ना। तो ठीक है, इसको कवर करते हैं और आप लोग बने रहिए वीडियो के अंत तक प्रॉपर चीज़ें समझने के लिए, है ना। और प्लेलिस्ट ज़रूर देखिए, ठीक है। तो चलिए कवर करते हैं। तो कम्युनिटी फार्मेसी जो सब्जेक्ट है, ये जो टर्म है, जो चैप्टर है, इसको हम कंफर्म करते हैं क्या चीज़ें हैं, क्या कैसे हैं, इसको समझते हैं, ठीक है। देखिए क्या चीज़ें भाई, क्या बात हो रही है इसमें। और अपने क्लासमेट्स वगैरह को भी ये वीडियो लेक्चर्स वगैरह सजेस्ट कर सकते हैं आप, ठीक है। चलिए, तो देखिए कम्युनिटी का मतलब होता है समुदाय, जहाँ पे ढेर सारे लोग रहते हैं, ठीक है ना। तो कम्युनिटी प्लस फार्मेसी, तो समुदाय में रहने वाले लोगों के साथ जो फार्मेसी बनी हो, जहाँ पे बनी हो, उसी को कम्युनिटी फार्मेसी बोल देते हैं। कम्युनिटी प्लस फार्मेसी यानी समुदाय में जो फार्मेसी स्थित हो, दवाइयाँ दी जा सके, डिस्पेंसिंग, कंपाउंडिंग, ये सब चीज़ें, तो वही कम्युनिटी फार्मेसी है। समझ पा रहे हैं आप। जैसे कि हमारे यहाँ पे लोकली हम देखते हैं रिटेलर, जो छोटे छोटे मेडिकल शॉप्स रहते हैं या फिर प्रैक्टिशनर्स रहते हैं, है ना, जो छोटे छोटे मेडिकल स्टोर्स हैं, उसी को कम्युनिटी फार्मेसी बोला जाता है। होलसेलर को नहीं बोला जाता, जो छोटे होते हैं रिटेलर वाले को, क्योंकि वही तो कम्युनिटी में होते हैं, वही तो मेनली डिस्पेंसिंग वगैरह करके देते हैं और अवेयरनेस का काम करते हैं, ठीक है ना। तो आप जनरल सी आइडिया समझ चुके हैं चीज़ों को कि कम्युनिटी फार्मेसी का क्या मीन है। तो इसी को पूरा मुश्किल से 7-8 पेज का है नोट्स, तो इसको कवर करते हैं। तो 30-35 मिनट आपका लगेगा टाइम ड्यूरेशन। तो ठीक है, बने रहिए और फुल्ली समझ के डिस्कस करके जाइए और कॉपी पेन वगैरह लेके आप बैठ जाइए। चलिए, कमेंट सेक्शन में आप लोग बता सकते हैं क्या कैसे चीज़ें और इम्प्रूव करनी है, या फिर ठीक है, या फिर किस वीडियो, इसके बाद किस वीडियो को देखना चाहते हैं आप सब्जेक्ट का, आप ज़रूर बताइए। चलिए तो देखते हैं इसमें इंट्रोडक्शन भैया। इसमें देखिए टॉपिक्स क्या क्या पूछे हैं। मेनली पूछ दिया डायरेक्ट ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ रिटेल एंड होलसेल ड्रग स्टोर्स, बट हम लोग थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ लेंगे ना, डिफिनीशन वगैरह। तो देखिए क्या है भैया, community pharmacy is a term globally used to denote the pharmacy setup where pharmacist comes directly in contact। community pharmacy जो टर्म है, ये ग्लोबली पूरा मतलब वर्ल्ड में, पूरे विश्व में ऐसा माना जाता है, जिसका माना जाता है या फिर इस शब्द का उपयोग होता है कि फार्मेसी का एक ऐसा सेटअप है, मतलब ऐसा एक फार्मेसी बना हुआ है जहाँ दवाइयाँ दुकान में रखी गई हैं, जिसमें फार्मासिस्ट जो है डायरेक्टली कंटेक्ट में आते हैं। मतलब डायरेक्ट जो है फार्मासिस्ट से ही आपको मिलना जुलना होगा, उन्हीं से दवाई लेना, उन्हीं को अपनी दिक्कत बताना होगा। समझ पा रहे हैं आप। तो वैसा ही सेम हमने एग्जांपल अभी हमने समझा ना कि अपने हमारे जो लोकल में जो रिटेलर होते हैं, जैसे कि शंकर फार्मेसी, है ना, जीवन केयर फार्मेसी है ना, ऐसी चीज़ें। तो ये सब ठीक है, तो यही मैटर है। तो इसको देखिए और आगे लिखा है, द कंसेप्ट ऑफ कम्युनिटी फार्मेसी इज़ वेरी वेल डेवलप्ड कंट्रीज़। ये कंसेप्ट जो है कम्युनिटी फार्मेसी, ये बहुत से डेवलप कंट्रीज़ में ये स्टार्ट हुआ था, या फिर माना जाता है, या फिर चलते आ रहा है, ठीक है। ये लिखा है द कम्युनिटी फार्मेसी टर्म्स इंक्लूडिंग आर यूज्ड फॉर रिटेल ड्रग स्टोर। सिंपली देखिए यहाँ बात हो रही है, कम्युनिटी फार्मेसी जो टर्म्स है ये यूज किया जाता है, या फिर इसका मतलब है रिटेल ड्रग स्टोर, जहाँ पे खुदरा दवाइयाँ बिकती हैं, 1 पत्ते 2 पत्ते, है ना, ऐसी चीज़ें, आधे पत्ते, ठीक है भैया। तो चलिए इसी में कुछ आगे और चीज़ें पढ़ते हैं कि एक कम्युनिटी फार्मासिस्ट में क्या क्या होने चाहिए, ठीक है ना। एक जो फार्मासिस्ट है कम्युनिटी का, जो छोटे लेवल पे या फिर मतलब लो लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे काम कर रहा है, छोटा लेवल नहीं होता है, ग्राउंड लेवल होता है। इट्स अ गुड वर्ड, है ना। ग्राउंड लेवल पे जो काम कर रहे हैं उनमें क्या क्या होने चाहिए, क्या क्या फीचर्स होने चाहिए, क्वालिटीज़ होनी चाहिए। तो देखिए क्या है, पॉइंट वाइज हमने लिखा है, हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल केयर, फार्माकोथेरेपी एंड हेल्थ प्रमोशन स्ट्रेटजीज। उसमें एक अच्छी समझ होनी चाहिए फार्मास्यूटिकल केयर की, यानी दवाइयों के द्वारा कैसे लोगों की केयर करनी है, देखभाल करनी है। फार्माकोथेरेपी,
फार्मेको मतलब होता है ड्रग और थेरेपी मतलब होता है इलाज, यानी कि दवाई के द्वारा कैसे इलाज करना है। हेल्थ प्रमोशन स्ट्रेटजीज, स्वास्थ्य से संबंधित क्या नीतियाँ उसे बनाना है कि स्वास्थ्य को बढ़ावा दिया जा सके। जैसे कि कोरोना में बहुत से अवेयरनेस के लिए बताई जाती थी चीज़ें, अभी बहुत से प्रमोशंस होते हैं टीबी की, ये सब प्रचार की जाती है। समझ पा रहे हैं आप? तो ये चीज़ें हैं। फिर दूसरा पॉइंट है हैव गुड स्किल्स ऑफ कम्युनिकेशन विद पेशेंट एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स। एक अच्छा उसमें कौशल होना चाहिए, योग्यता होना चाहिए, ताकि वो कम्युनिकेशन बातचीत कर पाए अच्छे से पेशेंट से, मरीजों से, और हेल्थ केयर प्रोवाइडर वो अच्छे से लोगों को स्वास्थ्य से संबंधित सुविधा दे पाए, ध्यान रख और उपलब्ध कराने में वो योग्य हो, है ना। क्योंकि अब कम्युनिकेशन बहुत मैटर रखता है ना भाई। कम्युनिटी में आप कम्युनिकेशन ही नहीं आ रहा है, आपको क्या मतलब है भाई। छोटे दल के लोग आएंगे, अब कोई भाई अनपढ़ बाबा दादी आ रहे हैं, उनको तुम चिल्ला के डांट दिए, तुम्हें कुछ पता नहीं है, हमसे ज़्यादा जानते हो, वगैरह वगैरह, आप ऐसे बोल दिए भाई, ये गलत मैटर है, मैनर है ना, आप ऐसे नहीं बोल सकते, ये गलत चीज़ें हैं। तो यही कम्युनिकेशन वगैरह थोड़ी सी प्रॉपर होनी चाहिए कि अगला आदमी रिलैक्स फील करे, आपके वजह से और ज़्यादा बेटर फील करने लगे। जो दिक्कतें हैं वो पहले से दिक्कत में आप उसे और नियम समझा रहे हैं, फिर दिक्कत होती है ना। सब चीज़ें सब लोग नहीं जानते, कुछ चीज़ें आप जानते हैं जो मैं नहीं जानता, मैं कुछ चीज़ें जानता जो आप नहीं जानते, तो होती चीज़ें ऐसी, ठीक है। तो वही बोल रहा है। तीसरा पॉइंट लिखा है मेंटेन हाई स्टैंडर्ड विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट सर्विस एंड कम्युनिकेशन, है ना। आपको अच्छा स्टैंडर्ड मतलब मानक तय करना है हाई लेवल का, विद रिस्पेक्ट प्रोडक्ट से संबंधित स्टैंडर्ड मानक, मतलब अच्छा प्रोडक्ट आपको रखना है, प्रॉपर जो यूज़फुल हो पाए और प्रॉपर लोगों को वर्क हो पाए, हेल्थ से संबंधित उन्हें सहयोग मिल पाए। एंड कम्युनिकेशन, आप स्टैंडर्ड आपको मेंटेन करके रखना है, कम्युनिकेशन का भी, बातचीत करने का तौर तरीका। बाबा दादी आइए सर, आइए दादाजी, है ना। अच्छा आपको ये दिक्कत है, कोई बात नहीं, 2 दिन से, अरे आप 2 खुराक खाइए तो परफेक्ट हो जाएंगे आप एकदम। गर्म पानी का सेवन कर लीजिए थोड़ा सा बस, और खाने पे ध्यान दे लीजिए, आप ठीक हो जाएंगे एकदम मस्त। समझ रहे हैं? तो ऐसी चीज़ें आपको करनी है बस। तो चौथा देखिए लिखा है डॉक्यूमेंट एवरीथिंग इन ऑर्डर, आपको ऑर्डर में एकदम क्रम में सभी डॉक्यूमेंट्स वगैरह को रखना है, प्रॉपर दवाइयाँ वगैरह ये सब चीज़ें, है ना। तो चलिए, तो आपने इंट्रोडक्शन देख लिया भाई, और कम्युनिटी फार्मासिस्ट में क्या क्या होनी चाहिए, क्वालिटीज़, फैसिलिटीज़, उसको क्या प्रोवाइड करवाना है, ये सब चीज़ें आपने देख लिया। चलिए देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कम्युनिटी फार्मेसी, जो मेन आपका टॉपिक था, तो उसको देखते हैं और कवर करते हैं फटाफट। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कम्युनिटी फार्मेसी, ठीक है भाई, क्या है भाई इसमें बात। कम्युनिटी फार्मासिस्ट्स आर द हेल्थ प्रोफेशनल्स मोस्ट एसेसिबल टू द पब्लिक, ठीक है। ये बहुत जो कम्युनिटी फार्मासिस्ट हैं ये हेल्थ प्रोफेशनल्स होते हैं, स्वास्थ्य से संबंधित प्रोफेशनल्स होते हैं, मतलब उन्होंने उस चीज़ों में जानकारी प्राप्त की है, तो बहुत ही योग्य होते हैं या फिर नेसेसरी होते हैं पब्लिक के लिए, ठीक है ना। एक कम्युनिटी फार्मासिस्ट जो है, जो हेल्थ प्रोफेशनल हैं, स्वास्थ्य से संबंधित जानकारियाँ रखते हैं, वो पब्लिक के लिए बहुत ही आवश्यक हैं या उपयोगी होते हैं, ठीक है भाई। द सप्लाई मेडिसिन्स इन अकॉर्डेंस विद ए प्रिस्क्रिप्शन और व्हेन लीगली परमिटेड सेल देम विदाउट अ प्रिस्क्रिप्शन, ये दवाई का सप्लाई करते हैं, लोगों को देते हैं, इन अकॉर्डेंस विथ द प्रिस्क्रिप्शन और व्हेन लीगली परमिटेड सेल देम विदाउट अ प्रिस्क्रिप्शन। या तो ये प्रिस्क्रिप्शन के अनुसार देंगे, जो प्रिस्क्रिप्शन वही होता है जो डॉक्टरों के द्वारा पर्चा लिख के दिया जाता है ना, या फिर बिना प्रिस्क्रिप्शन के भी इन्हें लीगली परमिट होता है, जो कि दवाइयाँ बेच सकते हैं या फिर उपलब्ध करा सकते हैं पेशेंट को। समझ के बाद, तो ये ऑर्गेनाइजेशन में थोड़ी थोड़ी बातें चली हैं इंट्रो लेवल पे, आगे देखते हैं और क्या चीज़ें हैं इसमें। देखिए नेक्स्ट पेज पे आप क्या लिखा है, प्लान ऑफ एन आइडियल होलसेल एंड रिटेल ड्रग स्टोर। आखिर क्या युक्ति बनानी चाहिए, योजना बनानी चाहिए एक अच्छे होलसेलर दुकान के लिए और रिटेल खुदरा जो विक्रेता होता है, थोक और खुदरा, ठीक है। इसमें ऑब्जेक्टिव ऑफ आइडियल लेआउट डिज़ाइन, उद्देश्य क्या होता है, एक आदर्श लेआउट डिज़ाइन, मतलब एक होता है ना अच्छे से काम करना और एक होता है काम करना और अच्छे से काम करना, दोनों में अंतर होता है। तो वही बातें यहाँ पे बोल रही है। तो ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य क्या है आखिर, तो देखिए पॉइंट वाइज लिखा हुआ है यहाँ पे सब चीज़ें। टू अट्रैक्ट ए लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स, आपको बड़ी संख्या में कस्टमर्स को, कंज्यूमर्स को अट्रैक्ट करना है। अट्रैक्ट करने का मतलब है कि उनको सुविधा देना है ताकि वो अच्छे से क्योर हो पाए, हेल्थ का रेट जो है बढ़ पाए, स्वस्थ रहें लोग। दूसरा पॉइंट है टू इंक्रीज द सेल्स ऑफ द स्टोर, आपको सेल्स बढ़ाना है, यानी कि दवाई बेचने की जो
मात्रा है ये सब बढ़ानी है एक अच्छे मतलब प्रॉपर करने के लिए होलसेल और रिटेल, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा आप अच्छे से करेंगे, अच्छा बिहेवियर रहेगा, कम्युनिटी कम्युनिकेशन ये सब चीज़ें प्रॉपर, तो मच बेटर आप कर सकते हैं ना। टू रिड्यूस द सेलिंग एक्सपेंसेस टू द मिनिमम, आपको सेलिंग एक्सपेंसेस जो महंगी दवाइयाँ वगैरह हैं उसे थोड़ी सी कम दाम पे ही, कम से कम दामों पे ही बेचिए। टू प्रोवाइड कस्टमर सेटिस्फेक्शन, आपको कस्टमर को सेटिस्फेक्शन संतुष्टि भी देना है, मतलब वो आए अच्छा बाबा ऐसी बात है कोई बात नहीं, आप परेशान काहे होते हैं, हम लोग हैं ना, बस ऐसे सेटिस्फेक्शन मतलब प्रॉपर आपको कम्युनिकेशन करके दवाई प्रोवाइड करवा के आप चीज़ें कर सकते हैं। 5वां पॉइंट लिखा है हैव एजुकेट स्पेस हैव एडिक्वेट स्पेस फॉर रिजर्व स्टॉक ऑफिस एंड रेस्टिंग स्पेस, आपको उपयुक्त जगह होनी चाहिए स्टॉक के लिए, ऑफिस के लिए, रेस्टिंग स्पेस के लिए, है ना, ये सब डिजाइनिंग में होनी चाहिए। टू प्रोजेक्ट ए प्रोफेशनल इमेज एंड इम्प्रूव जनरल अपीयरेंस, आपका प्रोफेशनल इमेज बना होना चाहिए। अब ये नहीं कि चड्ढे पे घूम रहे हैं आप, बनियान पे घूम रहे हैं, एक व्यक्ति जब आए तो उसे लगना चाहिए कि आप एजुकेटेड हैं, प्रॉपर प्रोफेशनल इमेज आपका बनना चाहिए। इम्प्रूव जनरल अपीयरेंस, सामान्य अपीयरेंस जो भी है, साफ सफाई और अपने आप में आपका पर्सनालिटी, ये सब चीज़ें बेटर होनी चाहिए, है ना। टू मिनिमाइज द मूवमेंट ऑफ द कस्टमर्स इन द परमिसेस ऑफ द फार्मेसी, आपको कस्टमर्स की मूवमेंट जो है फार्मेसी में कम से कम रखनी है, मतलब भीड़ उड़ नहीं करना है, ये सब चीज़ें ध्यान रखना है प्रॉपर। ठीक है भाई, देखते हैं और क्या चीज़ें हैं इसमें। जी अगली टॉपिक उसी में लिखा हुआ है थोड़ा सा, कम्युनिटी फार्मेसी यूजुअली कंसिस्ट ऑफ, कम्युनिटी फार्मेसी में अधिकतर क्या क्या होनी चाहिए चीज़ें, तो लिखा है ए रिटेल स्टोर फ्रंट विद डिस्पेंसरी एरिया वेयर मेडिकेशन आर स्टोर्ड एंड डिस्पेंस्ड, एक फ्रंट पे ही रिटेल में एक फ्रंट पे जो है आपका डिस्पेंसरी एरिया होना चाहिए। डिस्पेंसरी एरिया का मतलब होता है जहाँ पे दवाइयाँ ढेर सारी इकट्ठा की जाती है, जैसे पैरासीटामॉल हो गया, डोम्पेडीन हो गया, डोम्पेडोन हो गया, मल्टीविटामिन में बीकासूल हो गया, ऐसे 4-5 दवाइयाँ आपने करके काउंट किया, वहाँ पे रखा पूरा प्रॉपर, और उसके बाद प्रॉपर देंगे आप पेशेंट्स को। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखा है ए फार्मासिस्ट ऑन ड्यूटी एट ऑल टाइम व्हेन ओपेन्ड, एक फार्मासिस्ट जो है हरदम ड्यूटी पे होना ही चाहिए जब भी मेडिकल शॉप ओपन है। तीसरा पॉइंट लिखा है फार्मेसी टेक्निक्स वाइल द फार्मासिस्ट स्पेंड्स मोर टाइम कम्युनिकेशन विद पेशेंट, फार्मेसी टेक्नीशियंस के द्वारा जो फार्मेसी के जो भी योग्य प्रोफेशनल लोग हैं उनके द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा समय कम्युनिकेशन में पेशेंट के साथ व्यतीत करना चाहिए, उनको जानने के लिए, उनको समझाने के लिए। फिर लिखा है ऑनर ऑफ द फार्मेसी मस्ट बी ए रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, जो भी फार्मेसी का मालिक है वो एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट ही होना चाहिए, क्योंकि रजिस्टर्ड रहेंगे तो प्रॉपर कायदे कानून वगैरह जानेंगे कैसे क्या दवाइयों का क्या चीज़ें हैं, नहीं तो दूसरों को भरोसे ही रह जाएंगे तो फिर वो चीज़ें फिर प्रॉपर नहीं हो पाती ना, पेशेंट सेटिस्फेक्शन नहीं होगा प्रॉपरली। ओके चलिए इसी में देखेंगे अगली टॉपिक क्या है। अगला पॉइंट डिज़ाइनिंग ऑफ ड्रग स्टोर्स, आप डिज़ाइनिंग कैसे करेंगे ड्रग स्टोर्स का, कैसे क्या बनाएंगे, उसको बनावट कैसे होनी चाहिए। पर्सनल प्रेजेंट, इसमें क्या है खुद के लिए क्या चीज़ें उपस्थित होनी चाहिए उसमें फार्मासिस्ट के लिए। मैनेजिंग फार्मासिस्ट, फार्मासिस्ट टेक्नीशियंस आइडेंटिफाइंग ट्रेनिंग नीड्स एंड प्रोवाइडिंग अप्रोप्रिएट ट्रेनिंग, मैनेजिंग फार्मासिस्ट होना चाहिए, फार्मासिस्ट होना चाहिए प्रॉपरली, मतलब एक जो मैनेज करे पूरी चीज़ों को, फार्मासिस्ट होना चाहिए जो दवाई वगैरह का एडवर्स इफेक्ट वगैरह सब चीज़ें समझाए ये सब चीज़ें देखना। टेक्नीशियंस आइडेंटिफाइंग ट्रेनिंग नीड्स, टेक्नीशियंस होने चाहिए जो भी स्पेशली मतलब जानते हो दवाइयों के बारे में स्पेशल टाइप के, है ना। प्रोवाइडिंग अप्रोप्रिएट ट्रेनिंग, और उनके लिए उपयुक्त ट्रेनिंग वगैरह का भी ख्याल रखना चाहिए ताकि वो अच्छे से ड्यूटी कर पाएँ, है ना, ये चीज़ें हैं सब। ओके देखिए दूसरी पॉइंट है बिल्डिंग का भी ध्यान देंगे, बिल्डिंग कैसी बनावट होनी चाहिए। एरिया अवेलेबल फॉर डिस्पेंसिंग स्टोरेज एंड मेडिसिन पेशेंट काउंसलिंग, ठीक है, डिस्पेंसिंग के लिए वही ब्रेंच वगैरह होने चाहिए प्रॉपर। स्टोरेज ऑफ मेडिसिन, एक किनारे पे आपकी सूखी हुई ड्राई एंड कोल्ड स्पेस होनी चाहिए स्टोरेज के लिए। पेशेंट काउंसलिंग के लिए एक एरिया होना चाहिए फिक्स जहाँ पे इजीली कंफर्टेबली वो बैठ पाएँ और एयर वगैरह का भी व्यवस्था रहे, है ना, हवादार जगह रहे। ठीक है, तीसरा पॉइंट है इक्विपमेंट्स भी होने चाहिए डिज़ाइनिंग में। देखिए जैसे इक्विपमेंट्स है डिस्पेंसिंग इक्विपमेंट्स, डायग्नोस्टिक इक्विपमेंट्स फॉर पॉइंट ऑफ केयर टेस्टिंग,
डायग्नोस्टिक, डिस्पेंसिंग में क्या कहती हैं, सीजर हो गया, कैंची वगैरह, ये सब चीज़ें हो गई ना, लिफाफे हो गए, ये सब इक्विपमेंट्स होने चाहिए भाई। और पैड होने चाहिए जहाँ पे वो सब चीज़ें लिखना उखना, प्रेस बिलिंग वगैरह करना, ये सब चीज़ें। डायग्नोस्टिक इक्विपमेंट जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल लिखा है, ब्लड प्रेशर मेजरमेंट, ब्लड टेस्टिंग, यूरिन एनालिसिस, थर्मोमीटर, ये सब होने चाहिए, है ना। चलिए ये इक्विपमेंट्स हो गए भाई। उसी में लिखा है सुपर ड्रग स्टोर एंड डिज़ाइन। इसमें लिखा है द स्टोर शुड बी 500 to 5,000 to 10,000 स्क्वायर फीट विद अ स्क्वायर डिज़ाइन। ट्रैफिक कंट्रोल इज़ अ मेजर ऑब्जेक्टिव, या फिर मैक्सिमम सेल एट मिनिमम कास्ट इज़ अचीव्ड। देखिए ये पूरा स्टोर डिज़ाइन जो कैसे होना चाहिए, सुपर मतलब पूरी तरीके से बाहर से एकदम एक्चुअल में कितनी होनी चाहिए जगह, क्या कैसे, तो 5,000 से 10,000 स्क्वायर फीट होना चाहिए। अब ये क्या होता है भैया स्क्वायर फीट में, जैसे कि आप ऐसे कोई चीज़ स्क्वायर बनाते हैं ना, स्क्वायर आप जानते ही हैं, जिसकी आमने सामने की भुजाएं सब बराबर हो एकदम, ठीक है। तो यही जब 1 फीट 12 इंच, और जैसे कि ये 6 इंच है, तो यही दुगना जब रहेगा तो 12 इंच हो जाएगा भाई। 12 इंच का 1 फीट होता है, तो 1 फीट इधर से और 1 फीट इधर से, तो जब ये होगा तो यही स्क्वायर फीट करा जाएगा। यही सेम चीज़ें हैं, है ना, तो ऐसी चीज़ें स्क्वायर फीट हो जाती हैं। तो ट्रैफिक कंट्रोल के लिए प्रॉपर, ट्रैफिक का मतलब है भीड़ वगैरह नहीं होना चाहिए, ये सब मैक्सिमम सेल होना चाहिए मिनिमम कास्ट पे, ठीक है। ये सब आप जनरल सी बातें समझ सकते हैं भैया, 7th सेमेस्टर में मजाक थोड़ी है, ठीक है। फिर लिखा है 5th पॉइंट में डॉक्यूमेंटेशन एंड इन्फॉर्मेशन। डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंट वगैरह रखना, इन्फॉर्मेशन के लिए सब चीज़ें, डाटा वगैरह रखना, बुक्स वगैरह रखना। रजिस्टर टू बी केप्ट एट द फार्मेसी, रजिस्टर होने चाहिए फार्मेसी में, ठीक है। आईटी सपोर्टेड सिस्टम, आईटी मतलब वही टेक्निकल जो भी कंप्यूटर्स वगैरह होने चाहिए, टेलीफोन्स वगैरह होने चाहिए। फॉर डॉक्यूमेंटेशन ऑफ फार्मासिस्ट एक्शंस, डॉक्यूमेंटेशन के लिए वही कंप्यूटर वगैरह ये सब चीज़ें होनी चाहिए। एंड फॉर मेंटेनिंग फार्मेसी पेशेंट प्रोफाइल्स, पेशेंट के प्रोफाइल को भी मेंटेन करने के लिए, ताकि उससे होता क्या है, कोई एडवर्स इफेक्ट आया, क्या आया, तो आप जानते रहेंगे ना कौन सी दवाई ले गया था पेशेंट। अब आएगा कहेगा मैं इसी चीज़ की तो दवाई ले गया था, उल्टी की, तो उल्टी की भी कई दवाइयाँ हैं भैया, डोम्परिडोन आता है, और आता है ऑन्डामिस्ट्रान आता है ना, ये सब आते हैं। तो भाई ध्यान देना पड़ेगा ना चीज़ें, तो थोड़ी सी ये चीज़ें हैं कि आपको भी प्रोफाइल बना के रखना पड़ता है, ठीक है। ये सब बुक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह वगैरह है सब एक्सेट्रा। डिस्पेंसिंग एरिया, डिस्पेंसिंग एरिया होना चाहिए प्रॉपरली, जहाँ पे दवाई वगैरह कलेक्ट करते हैं आप प्रॉपरली। जैसे 10 प्रेस्क्रिप्शन में दवाइयाँ, तो 10 को आपको प्रॉपरली कैसे इकट्ठा करके समझा के देना कैसे। एरिया शुड बी स्पेसेस डिजाइन इन द सच वे एज द प्रमोट कम्युनिकेशन बिटवीन फार्मासिस्ट एंड पेशेंट, ठीक है। ये सब चीज़ें, चलिए नेक्स्ट पेज पे देखते हैं भाई क्या है। अब देखिए यहाँ पे है स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। वहाँ पे सब थियरी पोर्शन में आप सब पढ़ रहे थे कि क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, यहाँ पे हम देख ले रहे हैं। ये रिटेलर का है, रिटेल ड्रग स्टोर डिज़ाइन, और यहाँ पे लिख रहा है होलसेल ड्रग स्टोर डिज़ाइन, ये सब चीज़ें हैं। तो देखिए यही स्क्वायर फीट में है, यहाँ पे 15 बाई 10 का जो होता है वो रिटेल के लिए होता है, और ये 20 बाई, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 20 बाई 10 का जो होता है वो होलसेल के लिए है। तो इसमें सब जो भी रैक वगैरह एकदम नॉर्मली वही चीज़, अगर पेपर में कभी आ जाता है तो नॉर्मली एकदम बनाइए ऐसे स्क्वायर फीट में, ऐसे नाप के एकदम स्केल से, और उसके बाद उसमें टेबल दिखा दीजिए, रैक दिखा दीजिए, विंडो दिखा दीजिए, वेटिंग एरिया दिखा दीजिए, और फ्रिज दिखा दीजिए, और एक स्टोरेज दिखा दीजिए। आप जनरल सी चीज़ें एकदम बिल्कुल, तो वही सब चीज़ें बस कॉमनली, है ना, सिंपल सा, उसमें कोई सोचना नहीं है कि क्या है कहाँ है ना। फिर लिखा है टाइप्स ऑफ कम्युनिटी फार्मेसी। टाइप्स, इसमें सब देखिए सिलेबस के ही द्वारा है। टाइप्स एंड डिज़ाइन, ये सब चीज़ें हैं। डिज़ाइन हमने देख लिया है, टाइप्स देखना है। डिज़ाइन में वही था, डिस्पेंसिंग था, इक्विपमेंट था, क्या क्या होना चाहिए, वेटिंग एरिया, ये सब चीज़ें। तो टाइप्स देखना है। फिर लीगल रिक्वायरमेंट्स ऑफ स्टेबलाइजमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ ड्रग स्टोर, ठीक है। देखते हैं भाई क्या चीज़ें हैं। टाइप्स है जी, टाइप्स में क्या है, सोल प्रोप्रिएटरशिप, दूसरा है पार्टनरशिप, तीसरा है कारपोरेट। ये सोल प्रोप्रिएटरशिप का क्या मतलब है, एकल मालिकाना। सोल मतलब होता है एकल, और प्रोप्रिएटरशिप मतलब मालिक, मतलब एक ही व्यक्ति मालिक रहेगा। पार्टनरशिप मतलब सीधी सीधी बात है, कई लोगों में पार्टनरशिप रहेगा, 2 लोग लगभग रहेंगे, कम से कम तो 2 लोग रहेंगे पार्टनर, है ना। कारपोरेट, ये बड़े लेवल की बात होती है, कारपोरेट, कारपोरेशन, कंपनी जो बोली जाती है ना। तो ये कम्युनिटी फार्मेसी की ये 3
टाइप्स हैं, देखते हैं क्या क्या है भाई। यहाँ पे लिखा गया है प्रॉपर्ली, छोटा छोटा आपको दिख रहा होगा, है ना जी। सोल प्रोप्रिएटरशिप। ए सोल प्रोप्रिएटरशिप कैन बी एक्सप्लेन्ड एज अ काइंड ऑफ बिजनेस और एन ऑर्गेनाइजेशन दैट इज ओन्ड इन इट ओन रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल रिस्क। ठीक है, ये जो एकल मालिकाना हक है, इसको कह सकते हैं या एक्सप्लेन कर सकते हैं, व्याख्या कर सकते हैं, एक प्रकार का बिजनेस है या फिर एक ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है, जिसमें ओन दैट इज़ ओन खुद का होता है। एक ऐसा बिजनेस है जो खुद का होता है। ठीक है, इन इट ओन रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल रिस्क। इसमें व्यक्ति खुद ही जिम्मेदार होता है सभी रिस्कों के लिए, सभी खतरों के लिए, मतलब कि जो भी है कम ज़्यादा हो गए पैसे का, क्या चीज़ें हैं, दवाई का रिस्क क्या हो गया, दवाई का एडवर्स इफेक्ट क्या हो गया, लोगों को रिस्पांस मिल रहा है नहीं मिल रहा है, वो किसी पे अपना दिखा नहीं सकता है रॉब क्या चीज़ें हैं, क्योंकि वो खुद ही अरेंज करता है चीज़ें, खुद ही मैनेज करता है, खुद ही सब चीज़ें उसके ही अंडर में होती हैं। ठीक है, पार्टनरशिप इंटरप्राइजेस। पार्टनरशिप में भैया ए पार्टनरशिप बिजनेस बाय definition consists of two or more people who combine their resources to form a business and agree to share risk, profits and losses। दो से अधिक लोग भी रह सकते हैं, या दो से अधिक लोग रहेंगे, जिसमें सब लोग अपने रिसोर्सेज जो भी पैसे वगैरह लगाने हैं, ज़मीन ये सब लगाएंगे बिजनेस में, और सब लोग सहमत होते हैं रिस्क उठाने के लिए, प्रॉफिट और लॉस में, ये सब चीज़ों के लिए वो सहमत रहते हैं। ठीक है भाई। कारपोरेट इंटरप्राइजेस लिखा है, ए कारपोरेट इंटरप्राइजेस इज अ कंपनी एक्सरसाइजिंग हर एक्टिविटी अंडर ए लीगल शेप ऑफ कंपनी दैट इज इंडिपेंडेंट लीगल एंटिटी। एंटिटी मतलब शुरुआत है वही चीज़ें। तो कारपोरेट इंटरप्राइजेस में क्या है, एक कंपनी रहेगी प्रॉपर, जो कि उसकी एक्टिविटी जो है लीगल शेप कंपनी, यानी कि पूरी तरीके से कागजी एकदम बड़े लेवल पे हर जगह से प्रमाणित रहेगी और वो चलेगी। और पार्टनरशिप वगैरह में क्या है, वो खुद से अपना चलाएंगे, उनको बस लाइसेंस मिल गया, वो चलाते रहें भैया, 10 लोग अपना जुटा के, चाहे जैसे भी चलें, अपने में लड़े मरे कटे, चाहे भाई प्यार से रहें, दो भी चीज़ें हो सकती हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप में वही एकल वाले में था, भाई अकेले चलाएंगे चाहे जो भी हो उनका मतलब है। कारपोरेट इंटरप्राइजेज में बड़े लेवल पे चीज़ें शेयर मार्केटिंग वगैरह में लगा के जो सब चीज़ें करी जाती है, मतलब बड़े लेवल पे एक तरीके से की जाएगी, है ना। ठीक है, अगली चीज़ें हैं लीगल रिक्वायरमेंट्स फॉर स्टेबलाइजमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ ड्रग स्टोर। लीगली आखिर क्या ज़रूरत है एक ड्रग स्टोर को स्टेबलाइज करने के लिए, स्थिर करने के लिए, खोलने के लिए, और उसके मेंटेनेंस के लिए, है ना। लीगल रूप से मेंटेनेंस कैसे क्या करना है और उसके लिए क्या क्या ज़रूरतें हैं आखिर दवाई की दुकान खोलने के लिए। समझ गए बात। अब यानी कि लाइसेंस वगैरह बनवाने की बात हो रही है भैया, है ना, रजिस्ट्रेशन लाइसेंस। देखिए लिखा है granted to person who have the premises for the business and who engage the service of a qualified person to supervise the sale of the drugs। ग्रांट मतलब होता है वही क्या मान्यता लेना, ग्रांट फॉर लीव, मुझे छुट्टी की आज्ञा दीजिए, ऐसे लिखा जाता है ना, ग्रांटेड है ना, बोलते हैं परमिशन ग्रांटेड, आपकी जो परमिशन थी वो ग्रांट हो गई, मान ली गई। तो वही है, एक व्यक्ति जो है अपनी चीज़ें लाइसेंस के लिए जो है परमिशन लेता है, परमिशन मांगता है या लेता है बिजनेस के लिए। हु इंगेज द सर्विस ऑफ क्वालिफाइड पर्सन सुपरवाइज सेल ऑफ द ड्रग, जिसमें क्या किया जाता है, इंगेज किया जाता है, मतलब ये ठीक है आप करिए, जो भी क्वालिफाइड पर्सन रहते हैं उनको दवाई की बेचने की छूट दी जाती है। ठीक है भाई। लिखा है इसमें अगले पॉइंट में, द लाइसेंस फॉर द रिटेल सेल ऑफ ड्रग अदर देन द वंस मेंशन्ड इन अ शेड्यूल सी या फिर C1 एंड X आर इशूड इन फॉर्म 20। ठीक है, एक लाइसेंस जो बनवाना पड़ता है रिटेल सेल के लिए, उसे मेंशन किया गया है शेड्यूल C1 में एंड X में, इज इशूड इन फॉर्म 20। C और C1 का मीन ये है ना कि कोई भी ऐसा दवाई वगैरह का दुकान खोलना है तो आपको इसके तहत जो है ये चीज़ें लिखी गई हैं कि आपको फॉर्म वगैरह लेना है, प्रॉपर लाइसेंस बनवाना पड़ेगा। ठीक है ना, जैसे कि आप एडमिशन करवाने जाते हैं तो फॉर्म आपको लेना रहता है, बोला जाता है ना एडमिशन फॉर्म, तो उसमें मतलब शेड्यूल नहीं चीज़ें, लेकिन यहाँ पे शेड्यूल फिक्स कर दी गई है। ठीक है, इस शेड्यूल के तहत आपको करना ही है, X है और C1 के
जिसमें फॉर्म नंबर 20, ये फॉर्म नंबर 20 का मतलब है जैसे आपको एडमिशन फी फॉर्म रहेगा तो फॉर्म नंबर 20 इसका मतलब है कि आपको परमिशन वगैरह लेना है, इसके द्वारा ही आपको मान्यता मिलेगी कि हाँ लाइसेंस मिल गया, चलो ये सब चीज़ें करना है। समझ गए बात? तो ये फॉर्म नंबर 20 बोला जाता है इसे। फॉर ड्रग स्पेसिफाइड इन शेड्यूल C एंड C1 इन फॉर्म 21, यही चीज़ें हैं कि जो भी ड्रग्स जो है स्पेसिफाइड शेड्यूल C, C1 इन सब में जो है फॉर्म 21 में ड्रग जो है प्रॉपर्ली बताई गई कि आप कौन कौन सी दवाइयाँ वगैरह बेचेंगे, ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखना है। इस फॉर्म के तहत ऐसा चीज़ें सब बताया जाता है, ठीक है। फिर लिखा है देखिए अगले पेज पे शेड्यूल X ड्रग इन फॉर्म 20F। अब देखिए शेड्यूल X इसमें क्या आते हैं, ऐसी दवाइयाँ रहेंगी जो बिना प्रेस्क्रिप्शन के आप नहीं बेच सकते भैया। तो शेड्यूल X के तहत आपको फॉर्म नंबर 20F में ये सब दवाइयाँ और ये फॉर्म भी भरना पड़ता है, क्या कैसे आपको फॉलो करना है चीज़ें। फिर लिखा है मिनिमम क्वालिफिकेशन, आपकी कम से कम योग्यता क्या होनी चाहिए लाइसेंस वाइसेंस बनवाने के लिए। फॉर जनरल लाइसेंस मिनिमम क्वालिफिकेशन हैज़ बीन डिप्लोमा इन फार्मेसी, कम से कम आपको डिप्लोमा 2 वर्षीय फार्मेसी में डिप्लोमा करना ही होगा, ठीक है। उसके बाद लिखा है मिनिमम स्पेस, कम से कम जगह क्या होनी चाहिए आपको, ये सब दिखाना पड़ेगा। वैसा थोड़ी कि आप ठेले पे लेके चलो पैरासीटामॉल ले लो, गैस की दवाई ले लो, ये सब थोड़ी आपको एंटीबायोटिक बेचना है ऐसे, तो आपको स्पेस वगैरह दिखाना पड़ेगा, हाइजीन का ध्यान रखना है ना, ये सब चीज़ें थोड़ी सी ज़रूरी हैं। तो मिनिमम स्पेस में क्या है, अकॉर्डिंग टू ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट्स एंड रूल 1945 मिनिमम डिजायरेबल एरिया टू ओपन ए न्यू रिटेल एज वेल एज होलसेल ड्रग स्टोर इज़ 10 स्क्वायर मीटर्स, 10 स्क्वायर मीटर्स की बात हो रही है। देखिए भैया स्क्वायर मीटर, अब जैसे कि हम लोग अभी आगे समझे थे फिट की बात है, वैसे मीटर 1 मीटर जो है उसी 1 मीटर इस साइड से 1 मीटर इस साइड से स्क्वायर शेप में बनना चाहिए भैया, उसी को स्क्वायर बोल दिया जा रहा है। हाउ एवर द मिनिमम एरिया टू ओपन अ न्यू कंबाइंड होलसेल रिटेल ड्रग स्टोर 15 स्क्वायर मीटर। देखिए अगर सिर्फ रिटेलर या फिर होलसेलर की चीज़ें करनी है तो 10 स्क्वायर मीटर कम से कम होना चाहिए, और दोनों का अगर मतलब साथ ही में जैसे रिटेलर मतलब थोक विक्रेता भी आप थोड़े पैमाने पे भी बेच रहे हैं और बड़े पैमाने पे भी बेच रहे हैं दवाई को, तो आपको 15 स्क्वायर मीटर होना चाहिए जगह, ठीक है भाई, क्लियर। ओके बाद अगली टॉपिक देखते हैं उसी पॉइंट्स। ये लीगल स्टेबलाइजमेंट की बात हो रही है, लीगली क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, है ना। अच्छे से करना, काम करना और अच्छे से करना 2 अलग अलग चीज़ें हैं, तो वही सेम क्राइटेरिया फिक्स की गई है। वैसे तो हम देखते हैं कि एक 2 रेक बनवा लेंगे लोग, वैसे भी हो जाता है भाई, चीज़ें चल ही रही है, सही बात है, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो देखिए आगे क्या है, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड टू ओपन अ रिटेल ड्रग स्टोर, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं एक रिटेल ड्रग स्टोर्स या फिर होलसेल ड्रग स्टोर खोलने के लिए, आखिर क्या दस्तावेज लगेंगे, क्या कागज़ होने चाहिए आपके पास जी। तो देखते हैं, देखिए 1 पेज 2 पेज, हाँ आधे पेज है, मतलब 2-3 पेज बचा हुआ है, 2 पेज, तो मुश्किल से 5 से 10 मिनट लगेगा, आप ख़त्म कर दीजिए इस वीडियो लेक्चर को, और प्रॉपर अपने कमेंट्स वगैरह में ज़रूर बता दीजिएगा कि क्या कैसे ये चीज़ें बेटर है या फिर और बेटर करने की ज़रूरत है, सब चीज़ें थोड़ा सा ज़रूर बताया करिए आप लोग, है ना। देखिए इन ऑर्डर टू ओपन अ रिटेल ड्रग स्टोर इन एनी स्टेट द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स आर नीडेड फॉर अ न्यू लाइसेंस। एक जो रिटेल ड्रग या स्टोर ये सब खोलना है किसी भी राज्य में, तो आपको ये सब निम्नलिखित दस्तावेज जो है ज़रूरत होती है लाइसेंस बनवाने के लिए, जैसे कि फॉर्म नंबर 19। अब कहेंगे ऊपर फॉर्म नंबर 20 चल रहा था, फॉर्म नंबर 19 क्या है, फॉर्म नंबर 19 से आप परमिशन मांगने की मतलब एक तरीके से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें चाहिए, हमें ज़रूरत है, खोलना है हमें, ये सब चीज़ें, है ना। लेकिन 20 वगैरह से क्या होता है, आपको ग्रांट मिलता है कि हाँ ठीक है मान लिया गया, आप कर सकते हैं, समझिए बात। तो फॉर्म नंबर 19 ओके। चालान RS 3000, चालान का मतलब है आप भुगतान करते हैं, 3000 का आप पेमेंट करते हैं, ठीक है भाई। एफिडेविट ऑफ द प्रोप्रिएटर ऑनर, आपको एफिडेविट का मतलब होता है प्रमाण पत्र या फिर शपथ, आप जो भी मालिक हैं उनका एफिडेविट चाहिए कि हाँ भैया हम ही खोल रहे हैं, अपने उस आवास में प्रॉपर सब लिखा रहता है कि मैं ही हूँ, पिता उता का नाम लिखा रहता है, मैं इस जगह का निवासी हूँ, मैं ये चीज़ें खोल रहा हूँ, इसमें कोई भी चीज़ें दिक्कत होंगी तो मैं दंड के लिए उत्तरदायी होऊंगा, है ना। फिर लिखा है एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स, जो भी आपने पढ़ा वढ़ा है, डी फार्मा किया है, बी फार्मा, ये सब चीज़ें सर्टिफिकेट होना चाहिए प्रॉपर। एफिडेविट ऑफ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट
जो भी फार्मासिस्ट का रजिस्ट्रेशन हो चुका है, रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस दो अलग अलग चीज़ें होती हैं भाई। रजिस्ट्रेशन में क्या होता है, आपको बस ये रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाता है कि हाँ ये रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट है, इन्होंने पढ़ा हुआ है, सही बात है। और लाइसेंस का क्या सेंस है कि आप खोलना चाहते हैं, आप डिग्री मिला है, आप अब रजिस्ट्रेशन नंबर हो गया, आप दिखाना चाहते हैं कि हाँ मैं जो है इस जगह पे फला जगह पे मैं अपना रिटेलर या होलसेलर की दुकान खोलना चाहता हूँ, है ना। तो ये चीज़ें हैं। थोड़ा सा ये इतने ढेर सारे कागजी कार्रवाई इसलिए करना पड़ता है ना भाई, हेल्थ इशूज़, हेल्थ से संबंधित बहुत सी दिक्कतें हो सकती हैं, कोई आतंकवादी खोल ले, ये सब चीज़ें दिक्कतें हैं ना, वो पता चले वायरस वाली चीज़ें कुछ बेचने लगे वगैरह वगैरह, तो इसलिए सब चीज़ें थोड़ी सी ज़रूरत है प्रॉपरली, ठीक है। तो एजुकेशनल सर्टिफिकेट और रजिस्टर्ड फार्मेसी जिसका रजिस्ट्रेशन हो चुका है PCI में, उसको रजिस्ट्रेशन नंबर एक बाकायदे मिलता है, ठीक है ना। जैसे आपको रोल नंबर मिलता है वैसे फार्मासिस्ट नंबर मिलता है, रजिस्ट्रेशन नंबर, उसका भी एफिडेविट होना चाहिए कि हाँ मैं प्रमाणित करता हूँ, मेरा ये रजिस्ट्रेशन नंबर है, ये वगैरह वगैरह, ठीक है। आपको तहसील से बनाना पड़ता है। एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स, कॉपीज़ ऑफ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, सभी दस्तावेज का कॉपीज़ होना चाहिए, ठीक है। सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़, ये आइडेंटिफाई प्रूफ ऑफ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, खुद से जो है आप अटैच करेंगे ये सब चीज़ें, कॉपीज़ जो है करा के प्रूफ अपने रजिस्ट्रेशन फार्मासिस्ट जो होंगे, ठीक है। उसका लिखा है ब्लूप्रिंट ऑफ प्लान लेआउट ऑफ प्रपोज्ड एरिया परमिसेस। ब्लूप्रिंट होता है मतलब आप, इसका सेंस होता है कि किसी भी चीज़ का आप प्रोफार्मा बना दे रहे हैं कि ऐसे ऐसे चीज़ें हैं देखिए, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ प्रपोज्ड एरिया परमिसेस, देखिए जिस जगह पे आप खोलना चाहते हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल भी होनी चाहिए। अब ये क्या सेंस है, फ्रीज वगैरह चलाना है ना, रेफ्रिजरेटर जिसे बोलते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी तो होनी चाहिए ना वहाँ पे, ये कंफर्म होना चाहिए, नहीं तो पता चले दवाई एक्सपायरी ख़राब डिसइंटीग्रेट हो गया उसको बेच दे रहे हैं। कॉपी ऑफ रेफ्रिजरेटर बिल, रेफ्रिजरेटर का भी बिल का कॉपी होना चाहिए कि हाँ आपके पास रेफ्रिजरेटर है। रेंट एग्रीमेंट, आपके पास रेंट एग्रीमेंट होना चाहिए, या फिर आप अपना खुद दस्तावेज दिखाएं कि हाँ भैया ये मेरी ज़मीन है, मैं इसी जगह खोला हूँ, या फिर रेंट का भाड़े का आपको दिखाना पड़ेगा कि हाँ मैं देखिए इनके रूम में ही रहता हूँ, ये वगैरह वगैरह, ये सब चीज़ें कागजी कार्रवाई करनी पड़ेगी। ऑनरशिप है, डॉक्यूमेंट ऑफ द परमिसेस इंक्लूडिंग द कॉपी ऑफ टैक्स रिसिप्ट प्रपोज्ड एरिया परमिसेस, जो भी ऑनरशिप है अगर उनका खुद का डॉक्यूमेंट वगैरह है तो वो परमिशन दिखाएंगे, टैक्स रिसिप्ट दिखाएंगे उस एरिया का अपना, है ना, वही चीज़ें। फिर यहाँ पे अगली पेज पे आते हैं, बस फिर ख़त्म ही हो रहा है, लास्ट पेज इसके पीछे। कवरिंग लेटर, आपको सब चीज़ें जो कवर्ड करके देना है तो उस पर लिखा रहना चाहिए, जैसे नहीं रहता कि नाम गांव फलाना इनके, जैसे कि चंदन, मेरा नाम चंदन है तो चंदन जी के द्वारा ये लेटर दिया गया है, ये सब चीज़ें आपको कवरिंग लेटर पे लिखना है प्रॉपरली। फ़ोटो 5 ईच ऑफ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट एंड ओनर, जो भी मालिक हैं, और मालिक का मतलब रेंट वगैरह पे आप जो कर रहे हैं तो उसका, और रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट के फ़ोटोज़ होनी चाहिए 5 कॉपी लगभग। मेंटेनेंस ऑफ ड्रग स्टोर, अब देखिए मेंटेन कैसे करना है, अभी तक लीगली क्या चीज़ें हैं, है ना, ये चीज़ें हम पढ़ रहे थे। लीगल रिक्वायरमेंट ऑफ स्टेबलाइजमेंट और मेंटेनेंस कैसे करना है, उसके बाद 1 और 2 टॉपिक है, बस ख़त्म। तो देखिए कैसे मेंटेन करना है, प्रॉपर ड्रग स्टोरेज प्रॉपर होना चाहिए भैया, ड्रग स्टोर का वही सूखा ड्राई होना चाहिए, विंडोज सीट होनी चाहिए, ईयरिंग वगैरह ये सब चीज़ें होनी चाहिए, डस्ट नहीं होनी चाहिए, है ना, दीवार वगैरह प्रॉपर होना चाहिए। स्टोरेज इन्वायरमेंट, वही वातावरण, टेम्परेचर आपको मेंटेन करके रखना है ना, लगभग रूम टेम्परेचर होना चाहिए 20 से 25 या फिर 20 से 30 तक भी बोला जाता है, इतना टेम्परेचर लगभग मेंटेन करना है ना। तो ये चीज़ें, अरेंजमेंट ऑफ ड्रग ऑन स्लेब्स या फिर रैक बोलते हैं, जो रैक होना चाहिए सभी चीज़ों को रखने के लिए, ठीक है। स्टोर रूम प्रॉपरली एकदम होना चाहिए, उसका रूम ही होना चाहिए पूरा प्रॉपर ड्रग स्टोरेज, देखिए पूरा मेंटेनेंस ऑफ ड्रग स्टोर की बात हो रही है लेकिन अलग अलग चीज़ें बता रहे हैं, तो स्टोर रूम होना चाहिए प्रॉपरली, मतलब एक डिस्पेंसरी, वहाँ पे डिस्पेंसरी भी होना चाहिए। अब ऐसा थोड़ी कि स्टोर रूम में गए तो आप पूरा स्टोर की सामानें उठा लाते हैं, वहाँ पे भी तो वो इकट्ठा करेंगे ना प्रॉपरली कि ठीक है भाई यहाँ पे स्टोर रूम है, यहाँ पे एक बड़ा सा और यहाँ पे आप छोटा सा, स्टोर रूम के ही साइड में आप इसको इकट्ठा करते हैं चीज़ों को, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे है चीज़ें ऐसे, ठीक है, ये बड़ा सा स्टोर रूम हो गया, तो यहाँ पे एक डिस्पेंसरी रहना चाहिए ना, छोटी जगह, यहाँ से आप सामान निकाल यहाँ रखेंगे और फिर अपने मेडिकल पे ले जाएंगे प्रॉपरली, ठीक, समझ गए। स्टोरेज एंड मेंटेनेंस, वही मेंटेन वगैरह करना है प्रॉपरली, रजिस्टर वगैरह, है ना, ठीक है। डिस्पेंसिंग ऑफ प्रोप्रिएटरी प्रोडक्ट्स, अब डिस्पेंसिंग प्रोप्रिएटरी का मतलब होता है मालिकाना, खुद के द्वारा जो दवाइयाँ डिस्पेंस की जाती हैं। खुद के द्वारा का मतलब क्या है कि आप दवाई रखी थी, आपने डिस्पेंस किया प्रॉपरली कि ये दवाई हम मिला के देंगे ताकि इनकी ये बीमारी ठीक हो जाए,
ठीक है जी। अब देखिए खुद के द्वारा, तो इसमें यही बताना है सब चीज़ें बस। जैसे कि प्रोप्राइटरी ड्रग आर केमिकल यूज्ड फॉर मेडिकल पर्पज विच आर फॉर्मुलेटेड और मैन्युफैक्चर्ड अंडर अ नेम प्रोटेक्ट फ्रॉम द कंपटीशन थ्रू ट्रेडमार्क और पेटेंट। इसमें जो है मालिक के द्वारा जो भी खुद के मतलब नेतृत्व में कि हम ही जिम्मेदार हैं इस दवाई के लिए, हम ही ने बनवाया है, ये सब चीज़ें ध्यान रखते हुए इसमें बनाया जाता है। जैसे कि और इसमें ये चीज़ें अपना कंपटीशन को कम करने के लिए वो अपना ट्रेडमार्क या फिर पेटेंट करवा लेते हैं दवाइयों को कि हमने ये दवाइयाँ बनाई है, हमारी द्वारा ही बिकेगी। तो उससे क्या वो कंपटीशन कम होगा ना भाई। क्यों कम होगा? इसलिए क्योंकि आपके नाम से वो चीज़ें बिकने लगेंगी, तो आप लोग डायरेक्ट जो है पेशेंट भी जाके हाँ हमें सिप्ला का चाहिए, हमें जाइडस का चाहिए, हमें डॉक्टर रेड्डी का चाहिए, ऐसे होती है ना चीज़ें। तो वही बोल रहा है, इसमें खुद के द्वारा ही केमिकल वगैरह मेडिसिन बनाई जाती है और उसको फॉर्मुलेट करके बेची जाती है। फार्मासिस्ट मस्ट पे ग्रेटर अटेंशन टू डिस्पेंसिंग ऑफ प्रोप्राइटरी मेडिसिन। फार्मासिस्ट को बहुत ज़्यादा सावधानी चुकानी पड़ती है खुद से जब दवाइयाँ बनानी पड़ती है, तो ठीक है बनानी पड़ेगी ना, अपनी नाम कमाने के लिए भैया सावधानी तो बरतनी पड़ेगी, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी ब्रदर है ना। As a matter of fact, the number of proprietary medicine available in the market cover a very wide range therapeutic categories of the drug। ये एक मैटर है कि बहुत ज़्यादा मालिकाना दवाइयाँ जो है एक बहुत बड़ा नंबर है जो मार्केट में कवर किया हुआ है ना, दवाइयों के द्वारा। ठीक है भाई, सही बात है, बहुत ढेर सारी ब्रांड है जो खुद से बनाती हैं, खुद से डिस्पेंस करते हैं लोग, खुद से बेचते भी हैं चीज़ें, ऐसी चीज़ें हैं। एग्जाम्पल में क्या है, पैरासीटामॉल को ही देख लीजिए, लिखा है केमिकल नेम, केमिकली नेम यानी कि जो कंपाउंड का, जैसे कि बेंजीन रिंग, ये सब चीज़ें यहीं पे मैं ऐड कर दूंगा, आप देख लेंगे प्रॉपरली इमेज उसका। बेंजीन रिंग में क्या क्या चीज़ें जुड़ी हैं, नाइट्रोजन है, हाइड्रोक्सी फेनॉल है, OH एस्टामाइड, ये सब चीज़ें, ये केमिकल नेम है। नॉन प्रोप्रिएटरी नेम, अब इसका देखिए मालिकाना नाम नहीं जो है क्या, अप्रूव्ड नेम, ब्रिटिश अप्रूव्ड BAN पैरासीटामॉल, ठीक है, ब्रिटिश के द्वारा ही जो है, ये किसी का मालिकाना नहीं, ये प्रॉपर नाम रखा गया है। ठीक है, तो ये चीज़ें देखते हैं। इसमें है दूसरा यूनाइटेड स्टेट अप्रूव एडॉप्टेड नेम USAN एसिटामिनोफेन, ये नाम भी है, ये मतलब बिना मालिकाना हक के हैं। ऑफिशियल नेम एसिटामिनोफेन, ठीक है, ऑफिशियली ब्रिटिश के द्वारा, यूनाइटेड स्टेट के द्वारा, ये सब। लेकिन प्रोप्रिएटरी नेम क्या देखिए, पेंडॉल के नाम से आता है, कालपाल के नाम से आता है, एल्डोल के नाम से आता है, एक्सेट्रा। समझ गए बात, यानी कि ये सब चीज़ें कॉमन नेम है, केमिकल नेम है, लेकिन मालिकाना हक लोगों ने अपना, देखो ये अलग अलग ब्रांड से बिकता है मार्केट में, यही बोलना चाह रहा था। डिस्पेंसिंग ऑफ प्रोप्रिएटरी प्रोडक्ट्स, इसमें सीधे बोल सकते हैं दोज टाइप डिस्पेंसिंग इन विच द वन ऑनर इज मैन्युफैक्चर द ड्रग्स एंड इट ट्रेडमार्क और पेटेंट फिक्स्ड। ओके, ये चीज़ें होती हैं। ठीक है, लास्ट फेज आप देख पा रहे हैं, प्रोसेस क्या है जो बनाने का, खुद से दवाइयों का डिस्पेंसिंग करवाने का। स्टार्ट प्रेस्क्रिप्शन रिसीव्ड, पहले रिसीव करेंगे प्रेस्क्रिप्शन वगैरह, वेरीफाई प्रेस्क्रिप्शन को वेरीफाई करेंगे, प्रोप्राइटरी प्रोडक्ट सिलेक्ट करेंगे कि कौन सी दवाई हमें बनानी है, कौन सी देनी है, ये सब चीज़ें। लेबल मेडिकेशन पे दवाई के लेबल चिपकवाएंगे। काउंसिल पेशेंट को भी काउंसिल वगैरह करेंगे, क्या कैसे चीज़ें कितना डोज में देना चाहिए। हैंड ओवर मेडिकेशन टू पेशेंट को हैंड ओवर कर देंगे, और एंड मतलब लास्ट प्रोसेस। ठीक है ना, ये छोटा सा इस पर चीज़ें आप देख सकते हैं। मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड ऑफ रिटेल और होलसेल ड्रग, अब बस मेंटेनेंस बता देना है भैया। सॉरी कहाँ पे गया, सिलेबस फार्मास्यूटिकल प्रैक्टिस का, ये रहा। देखिए लास्ट टॉपिक है मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड रिटेल एंड होलसेल ड्रग। मेंटेन कैसे करना है रिकॉर्ड को प्रॉपर, ठीक है, बता देते हैं भाई क्या चीज़ें हैं। देखिए मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर है, इसमें देखिए मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड वेरी नेसेसरी कंटेन वर्किंग रिटेल होलसेल ड्रग स्टोर। कंटिन्यूस लगातार दवाई जो है का शॉप जो काम कर चलता रहे, उसके लिए मेंटेनेंस बहुत जरूरी है। मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर, लीगल रिकॉर्ड, रजिस्टर को कैसे मेंटेन करना है, लीगल रिकॉर्ड्स, पेशेंट रिकॉर्ड, फाइनेंशियल रिकॉर्ड। लीगल में क्या क्या है, लॉ रिगार्डिंग टू एक्वाइजिशन एंड डिपोजिशन ऑफ ड्रग, अच्छा कितना खर्च हो रहा है, कितना इकट्ठा हुआ है, ये सब दवाइयों का लीगल रिकॉर्ड रखना है। पेशेंट रिकॉर्ड रिगार्डिंग टू द पेशेंट यूटिलाइजेशन ऑफ ड्रग, पेशेंट के द्वारा दवाइयाँ कितनी बेची जा रही है, उसको मतलब यूज़ कितने कर रहे हैं पेशेंट्स, कितना बेचा गया, दिया गया। फाइनेंशियल रिकॉर्ड मतलब फाइनेंशियली वही कंपनी
पैसे वगैरह का रिकॉर्ड आपको रखना है प्रॉपरली। ठीक है भाई, यहाँ पे देखिए ये 2-3 टॉपिक खत्म, फिर उसके बाद टाटा बाय बाय, ये पूरा यूनिट खत्म हो जाएगा भैया प्रॉपरली नोट्स के साथ। और नोट्स मैंने अपलोड कर दिया, आप जरूर देख लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं दे दूँगा। ठीक है ना, फुल्ली कवर्ड एकदम है। और प्लेलिस्ट जरूर वॉच करिएगा और लोगों को सजेस्ट करिए ब्रदर। चलिए, लीगल रिकॉर्ड्स में ही फिर से आगे है, जैसे कि अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा था, यहाँ पे फिर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया गया है। अकॉर्डिंग टू फेडरल एंड स्टेट लॉ, यहाँ पे स्टेट लॉ वगैरह के अकॉर्डिंग एडुकेट एंड अपडेट रिकॉर्ड्स शुड बी मेंटेन्ड अकॉर्डिंग टू ड्रग कॉस्मेटिक 1940 रूल 1945 पॉइजन एक्ट 1999। देखिए, लीगल रिकॉर्ड में सब चीज़ें आपको रखनी पड़ेगी भैया, कौन सी दवाई कैसी बिक रही है, पॉइजनस एक्ट है, नारकोटिक है, ये सब चीज़ों के अकॉर्डिंग ये ज़रूरी है। मेंटेन द एडिक्वेट रिकॉर्ड रिलेटेड टू एक्वाजिशन एंड डिपोजिशन, भैया कितना बिक रहा है, कितना इकट्ठा है, ये सब चीज़ें। रिकॉर्ड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉइजनस एंड हैजर्ड्स सब्सटेंस, देखिए वही लीगल रिकॉर्ड में आपको सब दवाइयों का रिकॉर्ड रखना है, कौन सी दवाई आपने बेची, कौन सी नहीं बेची। ये कम्युनिटी फार्मेसी में क्यों करना पड़ेगा भैया, आप खुद नहीं अवेयर रहेंगे चीज़ों के लिए तो आप कैसे अवेयर कर पाएंगे। कम्युनिटी में आप रह रहे हैं ना, आपसे एक गलती होगी, लोग कहेंगे अरे भाई बहुत बेकार बंदा है, कुछ नहीं आता है, ये सब चीज़ें लोग ब्लेम करने लगते हैं ना, तो इसलिए ध्यान देना पड़ेगा आपको। पेशेंट रिकॉर्ड में क्या है, पेशेंट ड्रग हिस्ट्री, पेशेंट को कौन कौन सी दवाई दी गई थी, ये सब चीज़ें, एडवर्स इफेक्ट वगैरह के लिए ध्यान रखना पड़ता है। और हिस्ट्री से आप तुरंत फिर दवाई कौन सी चलानी है आप जान पाते हैं ना, दवाई जब आपको पता रहेगी तो इनको कौन सी दवाई सूट करती है, कितने डोज में देनी चाहिए, क्योंकि पेशेंट थोड़ी याद रखता है कि मुझे 500 mg की दवाई चलेगी, मुझे 10 mg की चलेगी। इन्फॉर्मेशन एंड ऑल काइंड्स ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट द काइंड अमाउंट ऑफ ड्रग्स टेकन बाय द एवरेज पेशेंट, देखिए वही है अमाउंट डोज वगैरह का आपको याद रहेगा। सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन इंश्योरेंस क्लेम्स एंड इनकम टैक्स डेडिकेशन पेशेंट्स, ये सब अगर वो क्लेम वगैरह कर रहे हैं, कुछ कोई दिक्कत हुई तो आप हिस्ट्री रहेगा तो आप सही रहेगा ना, आपके लिए रिकॉर्ड रहेगा तो ठीक है। फिर लिखा है फाइनेंशियल रिकॉर्ड, आप पैसे वगैरह का भी हिसाब किताब प्रॉपर रखेंगे। फॉर मेकिंग साउंड डिसीजन रिगार्डिंग फ्यूचर नीड्स इन्वेंटरी रिक्वायरमेंट एक्सेट्रा, आपको गहरा डिसीजन लेना पड़ता है फाइनेंशियली, ताकि रिगार्डिंग मतलब होता है संबंधित फ्यूचर से संबंधित चीज़ों को ज़रूरत करने के लिए, इन्वेंटरी रिक्वायरमेंट और भी जो भी चीज़ें नई नई ज़रूरत है उसके लिए। फॉर इवेल्यूशन ऑफ पास्ट ऑपरेशंस प्लानिंग प्रेजेंट एक्टिविटीज़ फॉरकास्टिंग नीड्स कंट्रोलिंग द एक्टिविटीज़, सभी चीज़ों के लिए मतलब फाइनेंशियली आप रिकॉर्ड रखेंगे तभी आप चीज़ें अगला पिछला सब मेंटेन कर पाएंगे। एनालाइजिंग रिवेन्यूज़ एंड एक्सपेंसेस, कितना आपकी रिवेन्यू हुई, मतलब कितना आपने खर्च किया, एक्सपेंस किया, खर्च किया, और कितना आपकी बढ़ोतरी हुई। मेजरिंग रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, आपने कितना इन्वेस्ट किया और रिटर्न कितना है, ये सब चीज़ के लिए फाइनेंशियल रिकॉर्ड। तो यही था मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड ऑफ रिटेल होलसेलर। तो ये सब चीज़ें आपने पढ़ लिया है, इधर सब एडवर्स इफेक्ट ये सब चीज़ें पढ़ चुके हैं, और आप लोग नोट्स वगैरह देख लीजिएगा। ठीक है, तो इसको लाइक से सब्सक्राइब वगैरह कर दीजिए, कमेंट्स करिए प्यारा प्यारा, क्या चीज़ें आपको समझ आया, क्या चीज़ें नहीं समझ आई, हम फिर से कोशिश करेंगे बताने की। और ऐसे ही बने रहिए अपने चैनल पीसी फार्मा के साथ। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ ऐसे ही। और हाँ, एक चीज़ याद रखिए आप लोग कि मैं जो है ढेर सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह आप सेट करने वाला हूँ, क्योंकि पेपर नज़दीक आ रहा है हम लोगों का ना। तो ठीक है, बने रहिए और लाइक से सब्सक्राइब वगैरह कर दीजिए, पूरे चैनल को स्प्रेड कर दीजिए अपने क्लासमेट्स के साथ, उनके लिए भी हेल्पफुल रहेगा ये चैनल्स। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।